Hello everyone, how are you? I am Shruti, your economics educator. So how are you all? कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे ब्रांड न्यू चैनल। आपका अपना चैनल है, इसका नाम है एडुग्रून। हम 6 to 12 के सारे वीडियोस अपलोड करते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप प्लीज़ इसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब हमने अपने चैनल पे एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी है, इसका नाम है ट्रायो सीरीज़। हम 3 चैप्टर्स में पूरा का पूरा जो 3 पार्ट्स में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। फर्स्ट 2 पार्ट्स में होगी उसकी एक्सप्लेनेशन और फिर होगी उसकी थ्योरी, जो उसके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं हम लाइन बाय लाइन वो एक्सप्लेन करेंगे। ओके, और थैंक यू सो मच, आप हर बार विजिट करते हो हमारे साइट पे। आपने हमें बहुत ज़्यादा लव दिया है और ऐसा लव हमें फ्यूचर में भी देते जाइए। हमें अगर हमको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ एडुग्रोन को लाइक कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि एडुग्रोन ने आपकी कैसे हेल्प करी है आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, राइट। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी सब्जेक्ट में तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम पूरी उसकी गूगल मीट की क्लास ले लेंगे। आपके ज़्यादा डाउट्स होंगे तो ओके, हम पूरा का पूरा ट्राई करेंगे आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, ताकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकें आपके एग्ज़ाम्स में। ओके, और एग्ज़ाम्स के लिए बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, अपना एक्सरसाइज वाटर सब कुछ अच्छे से लेना है। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, एडुग्रोन ने आपकी कैसे हेल्प करी आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, राइट। और बस अपने एग्ज़ाम्स के लिए स्ट्रेस नहीं लेना है। रेगुलर जो है एडुग्रोन पे वीडियोस आपको देखते रहने हैं। जो भी आपको लगातार करवाती रहती हूँ ना, उसको प्लीज़ रिवाइज़ भी करते दीजिएगा, वरना आपका सारा का सारा जो पीछे वाला है वो उड़ जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैंने अब तक क्या किया है, कौन कौन से चैप्टर्स कवर करवा दिए। मैंने 11th क्लास की पूरी स्टैटिस्टिक्स कवर करवा दी है। फिर मैंने डिस्कस की थी इसके माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दी है। माइक्रो में हमने प्रोडक्शन एंड कॉस्ट चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। और स्टैटिस्टिक्स में हमने जो इंडेक्स नंबर्स था हमारा, हमने डिस्पर्जन कंप्लीट कर लिया था, कोरिलेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने फिर कौन सा चैप्टर डिस्कस कर लिया था, हमने उसके बाद यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स डिस्कस किया था। फिर देन वी डिस्कस अबाउट, हमने उसके बाद डिस्कस किया था कौन सा चैप्टर हमने डिस्कस किया था उसके बाद अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन एंड कॉस्ट चैप्टर। फिर हमने डिस्कस किया था जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जो परफेक्ट कंपटीशन में फॉर्म्स आती हैं, उसका हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था। और आज की वीडियो में हम उसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आप हमारी वीडियोस को इतना लव एंड सपोर्ट दे रहे हैं। और आज की वीडियो में जो अगर आपको पार्ट 1 कवर करना है पूरा अच्छे से, जो चैप्टर हमारा जो परफेक्ट कंपटीशन का है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ उसको अच्छे से करने के लिए आप पूरी वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और एंड में आपको मैं कोई स्पेशल बात बताऊंगी तो प्लीज़ उसके लिए भी एंड तक रुके रहें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 2 ऑफ फॉर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैंने इससे पहले आप प्लीज़ उसे पार्ट 1 कवर कीजिएगा। मैंने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से चैप्टर का स्टार्टिंग को एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने बताया था, मैंने इसमें बताया था आपको, जो पार्ट 1 में काफ़ी सारे कंसेप्ट मैंने न्यू क्लियर किए थे। डिमांड कर्व कैसा बनता है, सप्लाई कर्व कैसा बनता है, अगर उसकी शिफ्टिंग हो रही है तो वो किस साइड शिफ्ट होगा, डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, राइट। हमने डिस्कस किया था परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग क्या है, हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। तो इस वीडियो से पहले आप पहले वाले वीडियो को देखना, तभी आपके जो कंसेप्ट हैं वो इस वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ओके, तो आज हम पार्ट 1 जो 2 है इसका, जो फॉर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन है उसका पार्ट 1। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो लेट मी ओपन माय पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। परफेक्ट कंपटीशन, हमने ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली थी, राइट। कोड हमने डिस्कस कर लिया था। हमने डिस्कस किया था कि परफेक्ट कंपटीशन का क्या मीनिंग है, शिफ्ट का मतलब क्या होता है, अगर शिफ्ट हो रहा है डिमांड एंड सप्लाई में तो उसका मीनिंग क्या है, कहाँ पे डिमांड सप्लाई शिफ्ट होगा, राइट। और डिमांड हमने डिस्कस किया था कि ये वाला पॉइंट होता है हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट। हमने डिस्कस किया था कि एक्सेस सप्लाई ये है एंड देन इट इज़ आर एक्सेस डिमांड। हमने इसकी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करी थी। हमने डिस्कस किया था एक्सेस सप्लाई का मीनिंग है, देन वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड। हमने जो मिशंस थे, जो हमारे एक्सेप्शन थे मार्केट इक्विलिब्रियम के, वो सब हमने डिस्कस किए थे। हमने डिस्कस किया था कि जब डिमांड कर्व चेंज हो जाएगा तो वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा। अगर इंक्रीज़ होता है तो हमारा राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, एंड अगर डिक्रीज़ होगा तो वो लेफ्ट साइड में हो जाएगा हमारा चेंज। और जो P1 और P में हमारा चेंज आता है,
उसे हम कहेंगे चेंज इन डिमांड। ये तो इसका मीनिंग होता है हमारा चेंज इन डिमांड, राइट। ये सब चीज़ें भी डिस्कस अबाउट दैट। हमने डिस्कस किया था इंक्रीज इन डिमांड का मतलब, हमने डिस्कस किया था डिक्रीज इन डिमांड का मीनिंग होता है। देन वी डिस्कस अबाउट चेंज इन, अगर सप्लाई में चेंज हो जाता है तो हमारा जो सप्लाई कर्व तो उतना ही रहेगा, बट डिमांड कर्व हमारा राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइट। हमने डिस्कस किए थे इसके एक्सप्लेनेशन। हमने डिस्कस किया था कि जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो हमारा कर्व कैसे बनेगा, जब हमारा सप्लाई परफेक्टली इनलास्टिक है तो हमारा कर्व कैसा बनेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, लास्ट वाले वीडियोस को देखना है। हमने जिसके फिर डायग्राम्स डिस्कस किए थे, हमने इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी। देन वी डिस्कस अबाउट हमारी सप्लाई क्वान्टिटी अनअफेक्टेड रहती है अगर हमारी सप्लाई जो है इनलास्टिक है, राइट। अब हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट, हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था लास्ट में, हमने ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली थी, राइट। इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। ओके, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस टर्म। Change in supply price. Like demand, change in supply to expect increase in supply and decrease in supply. In case of increase in supply, the supply curve shift to the right. In case of decrease in supply, supply curve shift to the left. The effect of increase and decrease in supply is explained in the following figures. Okay, तो हमने डिमांड के केस में हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो ये डिमांड कर्व ये हमारा होता है जो नेगेटिवली स्लोप्ड, दैट इज़ आर डिमांड कर्व, और दैट इज़ आर सप्लाई कर्व। तो हमारा जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसे हम कहते हैं हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस, और जो ये वाला पॉइंट होता है हमारा, ये होता है हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो अगर सप्लाई के ओके तो जो हमारा अगर चेंज होता है सप्लाई में, अगर किसी भी चीज़ पे चेंज होता है तो हमारा जो वो वाला कर्व होता है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। अगर डिमांड में चेंज होता है तो हमारा कर्व जो डिमांड कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और अगर सप्लाई में चेंज होता है तो हमारा वो वाला जो सप्लाई कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर इंक्रीज़ हो रहा है सप्लाई में तो जो सप्लाई कर्व है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, और जो डिमांड कर्व तो उतना ही रहेगा। और सप्लाई में अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, आपको मैं एक बार अच्छे से बता देती हूँ, राइट। अगर हमारा ये डिमांड कर्व है, राइट, इस वाले डायग्राम में हमारा क्या हुआ है, सप्लाई इंक्रीज़ हुआ है। अगर सप्लाई हमारा इंक्रीज़ होगा तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, वो राइट वर्ड हमने शिफ्ट कर दिया। ये पहले था ये डिमांड, जो हमारा सप्लाई होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनती है लेफ़्ट टू राइट, और डिमांड कर्व हमारा बनेगा राइट टू लेफ़्ट। और जो हमारा ऐसे कर्व बनता है उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस केस में हमारा क्या हुआ है कि सप्लाई कर्व हमारा इधर शिफ्ट हो गया राइट वर्ड। तो अगर राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, उसमें इंक्रीज आया तो वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो अगर पहले हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये था और हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये था और प्राइस ये था, और अब फिर क्या हो जाएगा कि ये वाला पॉइंट से हो जाएगा हमारा, अगर यहाँ पे देखो कि आप इधर से इधर का प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है और जो हमारी क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, राइट। तो ये वाला आ जाएगा हमारा इसका मीनिंग, राइट। तो हमारा यही हुआ है कि प्राइस हमारा डिक्रीज़ हुआ है इंक्रीज इन सप्लाई की वजह से। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रही है, मैगी अब देखो हर जगह मिल रही है, इतनी ज़्यादा सप्लाई हो गई तो उसका जो प्राइस है वो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको गिराना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है और सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको उसका प्राइस जो है ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा, राइट। और क्वांटिटी अगर सप्लाई बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली क्वांटिटी तो इंक्रीज़ होगी, इसलिए क्यू से क्यू वन होगी, राइट। और सेकेंड केस में हो रहा है हमारा सप्लाई डिक्रीज़। अगर हमारा सप्लाई डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ आ रहा है, अगर हमारा सप्लाई में, अगर सप्लाई में हमारा डिक्रीज़ हो रहा है तो ये हमारा है जो अपवर्ड स्लोपिंग है, दैट इज़ द सप्लाई कर्व। यह है हमारा डिमांड कर्व। तो हमारा क्या हो रहा है, ये वाला है हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट, दैट इज़ आर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और ये वाला आ जाएगा हमारा ये वाला पॉइंट।
तो जो हमारा सप्लाई का अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो सप्लाई का हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये लेफ्टवर्ड हमने शिफ्ट कर दिया। तो अगर हमारा पहले प्राइस ये था और ये वाला प्राइस आ जाएगा हमारा न्यू प्राइस, और जो ये वाला प्राइस है नीचे वाला जो था वो था P1, और जो सेकंड वाला आएगा वो हो जाएगा हमारा P2, और इसके बाद हो जाएगा हमारा ये वाला प्राइस था हमारा Q, और जो नया प्राइस आ रहा है वो हो जाएगा हमारा Q2। तो हमारा जो प्राइस है अगर हम देखेंगे सप्लाई अगर हमारा डिक्रीज़ हो रहा है तो प्राइस हमारा हो जाएगा डिक्रीज़, प्राइस तो हमारा हो जाएगा इंक्रीज़ बट क्वांटिटी हमारी कम हो जाएगी। बट इस केस में क्या हुआ था कि प्राइस सप्लाई के इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी क्वांटिटी भी बढ़ गई थी। तो हमें एक ये बात पता चली कि जब प्राइस इंक्रीज़ होगा तो सप्लाई का तो ऑब्वियसली राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बट राइटवर्ड शिफ्ट होने के साथ साथ हमारा जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी अगर सब प्राइस इंक्रीज़ होगा तो। बट अगर प्राइस सप्लाई डिक्रीज़ हो रहा है सप्लाई के अंदर तो हमारा प्राइस तो इंक्रीज़ होगा बट क्वांटिटी जो हमारी सप्लाइड है वो हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब उसके डिमांड की हेल्प से देख लो कि यहाँ पे Q से Q1 हो रहा है तो ऑब्वियसली इंक्रीज़ आ रहा है, बट इधर से क्या हो रहा है Q2 से Q1 आ रहा है, तो हमारी जो क्वांटिटी सप्लाइड है दैट इज़ डिक्रीजिंग। तो हमें ये पता चला इसका रिलेशन, राइट। इंक्रीज इन सप्लाई, इसकी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। The above figure shows while demand remains unchanged due to increase in supply curve shifts to the right from S1 to S2. The new supply curve to a 6 demand curve at a point. It is the need to be appointed even when they cry 5% from OP to OP1. One equal quantity increases from OQ2 to OQ1. तो हमने यही चीज़ डिस्कस करी कि हमने इसमें सप्लाई को बढ़ा दिया है, तो सप्लाई को इंक्रीज़ किया तो ऑब्वियसली हमारा सप्लाई कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम किसी भी चीज़ को बढ़ाएंगे तो हमारी वो वाली चीज़ राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, राइट। तो राइट वर्ड हमने शिफ्ट कर दी वो वाली चीज़, पर डिमांड तो हमारा अनचेंज है तो डिमांड तो उसी राइट रहेगा। तो हमारी जो पहले इक्विलिब्रियम जो चेंज हो रही थी क्वांटिटी वो थी ये, और प्राइस और क्वांटिटी ये था। तो हमारा जो अगर सप्लाई में चेंज हो रहा है तो सप्लाई का राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा जो सप्लाई का वो राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। बट सप्लाई शिफ्ट होने के साथ साथ हमारा जो पहले ओपी चल रहा था प्राइस, बट वो गिर के आ गया OP1, और जो क्वांटिटी हमारी चल रही थी OQ1 वो होगी हमारी OQ, राइट। तो ये हमारे पता चला कि अगर प्राइस सप्लाई इंक्रीज होता है तो हमारी जो प्राइस है प्राइस हो जाएगी हमारी प्राइस हो जाएगी हमारी पहले OP थी बट फिर होगी हमारी OP1। तो प्राइसेस में आए हैं हमारे उसकी वजह से फॉल और क्वांटिटी होगी हमारी इंक्रीज। बट अगर हम डिक्रीज की सप्लाई की बात करें, व्हेन सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द राइट देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई एट ऑल द पॉइंट्स। इट implies situation of excess supply. In this causes a fall in price. Consequently, all demand will extend and supply will contract. The supply to process will continue till such a point when quantity demanded is equal to quantity supplied, and this occurs at the point of equilibrium. तो हमने ये क्या डिस्कस किया, जो हमारा सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या, हमारी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। अगर हमारी सप्लाई ये डिमांड कर्व है दैट इज़ अ सप्लाई कर्व, अगर सप्लाई कर्व हमारी राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगी तो ऑब्वियसली हमारा सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी सिचुएशन जो बन गई, अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है बट डिमांड उसकी पहले जितनी है, तो सिचुएशन बन गई थी वो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन बन गई थी कि सप्लाई तो हो ही जा रही है प्रोडक्ट्स की, बट डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो सप्लाई बढ़ती जाएगी। और जो सिचुएशन हम कहेंगे इसे हम कहेंगे एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन को। तो अगर मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़े जा रहा है बट डिमांड नहीं है, तो उसका प्राइस में तो ऑब्वियसली फॉल आएगा ही आएगा, क्योंकि जो प्राइस है, अगर प्राइस पहले इतना था फिर प्राइस हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ इतना, क्योंकि हमें पता है कि प्राइजेस में सप्लाई बहुत ज़्यादा है इसलिए डिमांड नहीं है, इसलिए प्राइस हो जाएंगे कम। और प्राइस कम होने की वजह से अगर प्राइस बहुत कम है तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो डिमांड फिर इंक्रीज़ हो जाएगी, इसलिए हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है इस डायग्राम में वो इंक्रीज़ होगी और प्राइस कम होने के बाद। ओके, तो ये तब तक चलता रहेगा उस पॉइंट तक जब हमारी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो प्राइस के इक्वल नहीं आ जाती, राइट। जो क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड जिस पॉइंट पे इक्वल होंगे, राइट, जिस पॉइंट पे इक्वल होंगे उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर पहले इस केस में हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम था E, बट उसके चेंज होने के बाद सप्लाई की इंक्रीज होने के बाद हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बन गया E डैश। ओके, तो ये था हमारा कंसेप्ट। अब हम डिस्कस करेंगे डिक्रीज इन सप्लाई के बारे में।
The above figure shows that the demand curve remains unchanged. A decrease in supply curve shifts to the left from S to S1 to the new supply. The best to intersect the demand curve at each of the new can be appointed to the equilibrium price increases from OP to OP to any and quantity decreases from OQ to OQ1. हाउ इज़ न्यू सप्लाई कर्व लिफ्ट शिफ्ट टू द लेफ्ट. तो अगर डिक्रीज़ हुआ है हमारा सप्लाई में, तो हमने नोटिस किया था कि सप्लाई कर्व हमारा पहले एस था, बट अगर डिक्रीज़ हो गया किसी चीज़ में फॉल आ गया तो हमारा जो सप्लाई कर्व है हमारा वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड. लेफ्टवर्ड हमने शिफ्ट कर दिया डायग्राम, राइट. तो हमने वो लेफ्टवर्ड डायग्राम शिफ्ट कर दिया. तो अगर हमारा प्राइस पहले पी और क्यू था सिंपल, तो सप्लाई के कम होने के बाद हमारा जो वो था सप्लाई कर्व था वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, तो लेफ्टवर्ड हमने शिफ्ट कर दिया वो डायग्राम. तो हमारा जो न्यू सप्लाई जो कर्व आया है वो ये वाला आया है, और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले ई थी वो हो गई है B2. और उसके साथ साथ प्राइस के जो सप्लाई के कम होने के साथ साथ हमारी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गई. प्राइस इंक्रीज़ हो गई और इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो कम होगी. आप नोटिस करोगे पहले हम Q1 डिमांड करते थे, बट फिर हम करने लगे Q2 डिमांड, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए. तो इसका ये हमारा अफेक्ट हुआ. हमारी पहले थी OP1 हम डिमांड करते थे, फिर हम डिमांड कर प्राइस था हमारा OP, फिर इस इंक्रीज़ होने के साथ साथ हमारा क्या हो गया, OP2 प्राइस बन गया, और क्वांटिटी थी हमारी OQ, फिर होगी हमारी OQ ये वाली पहले थी हमारी OQ1, फिर होगी हमारी OQ2. तो हमारी क्वांटिटी में आई रिडक्शन. ओके, तो हमने ये सब चीज़ें डिस्कस करी हैं. हाउ इज़ न्यू सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट. वाई इज़ न्यू सप्लाई कर्व when supply curve shifts to the left, there is decrease in supply at the new old equilibrium point. It implies situation of deficient demand. Situation of excess demand it causes the rise of price. Continuously demand will contract and supply will extend. A process will continue till a point is reached where quantity demanded is equal to quantity supplied. It occurs at points of equilibrium. तो हमारा क्या हुआ है कि अगर सप्लाई का हमारा लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, आप नोटिस करोगे इसमें हमारा सप्लाई का लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है डायग्राम, राइट. तो हमारा जो सप्लाई में अगर लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो हमारी डिक्रीज़ इन सप्लाई होगी. डिक्रीज़ इन सप्लाई को हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, कि जो कंज्यूमर्स हैं वो डिमांड करे जा रहे हैं, बट जो उसमें है सप्लाई ही नहीं है, मार्केट में सप्लाई ही नहीं हो रहा, राइट. जो बना रहे हैं सारा का सारा बिके जा रहा है, क्योंकि उसकी सप्लाई नहीं है, और जो थोड़ा बहुत बनाते हैं वो सारा का सारा बिक जाता है. तो हमारा ये सिचुएशन चल गई कौन सी, सिचुएशन को हम कहेंगे डेफिशिएंट. इस सिचुएशन को हम कहेंगे सिचुएशन को, ये सिचुएशन थी हमारी पहले वाली इंक्रीज वाली, तो वो थी. तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे डेफिशिएंट डिमांड, राइट. इसी सिचुएशन को हम कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड. तो इसमें हमारी डिमांड जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और डिमांड और सप्लाई तब तक आपस में करते रहेंगे अपने आप को अरेंज जब तक सप्लाई और डिमांड इक्वल नहीं आ जाते. जब सप्लाई और डिमांड इक्वल आ जाएंगे तो उससे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. वरना हमारी सप्लाई तो है नहीं, इसलिए डिमांड बढ़ी जा रही, तो हमारी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो जाएगी ये वाली. अगर डिक्रीज इन सप्लाई वाला चल रहा है तो ऑब्वियसली जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट. तो ये था हमारे इसके कंसेप्ट्स. अब हम डिस्कस करेंगे चेंज इन सप्लाई एंड सम एक्सेप्शनल सिचुएशंस. Please consider how increase and decrease in supply affect economy and price in two exceptional situations where demand for a commodity continues to be perfectly elastic and second the demand for a community continues to be perfectly elastic. हमने इसमें डिस्कस किया परफेक्टली उसमें कि सप्लाई और डिमांड पर सिंपल सिचुएशंस में क्या अफेक्ट आता है. बट अब हम डिस्कस करेंगे अगर सप्लाई और डिमांड जो है हमारी, अगर हमारी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है और परफेक्टली इलास्टिक है तब क्या अफेक्ट आएगा. ये दो एक्सेप्शनल सिचुएशंस होगी, परफेक्टली इलास्टिक की और परफेक्टली इन इलास्टिक की सिचुएशन. परफेक्टली इलास्टिक, अगर हमारी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है तो ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ डिमांड की हम बात करें तो जो चेंजेस आएंगे सिर्फ और सिर्फ डिमांड कर्व में आएंगे. तो डिमांड कर्व में जो चेंजेस आएंगे, हम सप्लाई को वैसे रखेंगे अपवर्ड स्लोपिंग, तो सारे के सारे चेंजेस आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड उसमें आएंगे हमारी, सिर्फ और सिर्फ डिमांड कर्व में आएंगे. अगर परफेक्टली इलास्टिक है या तो परफेक्टली इनलास्टिक है. अगर जो हमारा डिमांड है परफेक्टली इलास्टिक हो गया तो उस केस में हमारा क्या अफेक्ट आएगा अब हम वो पढ़ेंगे. व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, इंक्रीज
or decrease in supply for a commodity does not change in the price. In case demand for a commodity is perfectly elastic only in the quantity times the change. दिस इज द इंस्टेंट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. द व्हेन अगर डिमांड हमारी किसी कम्युनिटी की परफेक्टली इलास्टिक है, हम कहते हैं डिमांड इसकी तो परफेक्टली इलास्टिक है, तो उसका क्या मीनिंग होता है? उसका मीनिंग होता है अगर सप्लाई या सप्लाई में इंक्रीज़ आ जाए या तो डिक्रीज़ आ जाए, उसका प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. अगर उसकी सप्लाई बढ़ रही है या कम हो रही है, उससे उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उस पर्टिकुलर कमोडिटी को. उसका कोई चेंज नहीं आएगा उसके प्राइस में, उसका प्राइस पहले जितना ही रहेगा. बट अगर हम बात करें अगर प्रोडक्ट कोई इलास्टिक है तो उसमें क्या होगा, उसके चेंजेस आते रहेंगे. अगर प्राइसेस सप्लाई बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस अलग आएंगे, सप्लाई अगर कम हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस अलग आएंगे. बट परफेक्टली इलास्टिक के केस में जो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस केस में कि उसकी अगर प्राइस पे कोई चेंजेस नहीं आते सप्लाई के इंक्रीज या डिक्रीज होने पे. राइट. तो हम फॉलोइंग एग्जांपल से एक्सप्रेस करते हैं. अगर हमारा इसमें हमने एज्यूम करके चला है कि जो हमारी जो वो है इसको हमने परफेक्टली इलास्टिक अज्यूम किया है डिमांड को. अगर परफेक्टली इलास्टिक अज्यूम किया है तो हमारा क्या होगा, हमारा प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा. तो प्राइस हमारी एक स्ट्रेट लाइन होगी. जितनी मर्जी हमारी क्वांटिटी हम सप्लाई को बढ़ाते हैं कम रहे बट उससे कोई प्राइसेस में चेंज नहीं आएंगे. तो जो प्राइस है वो एक स्ट्रेट लाइन बन गई. बट चेंजेस किस में आने हैं? प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं आने. जो डिमांड कर्व है चेंजेस आने हैं सिर्फ और सिर्फ सप्लाई, चेंजेस आने हैं सिर्फ और सिर्फ सप्लाई में. तो सप्लाई को हम अपवर्ड स्लोपिंग जैसा हम पहले बनाते थे वैसे ही बना देंगे. हमने बना दिया. ये वाली जो क्वांटिटी थी वो होगी इक्विलिब्रियम ये वाली. अब हमने कर दिया इसको इंक्रीज़. जो फर्स्ट केस में हमने इसको कर दिया इंक्रीज़. अगर इंक्रीज़ हो गया तो फिर हमारा आ जाएगा इस साइड वाला हो जाएगा ये. तो अगर पहले प्राइस थी क्यू पी एंड क्यू तो फिर हो जाएगी हमारी पी एंड क्यू डैश. अगर पहले हमारा प्राइस ये था और क्वांटिटी ये थी और फिर हो जाएगी हमारी प्राइस एंड क्यू वन. तो पहले इक्विलिब्रियम ये था और फिर हो गया इक्विलिब्रियम ये वाला. यहाँ पे हम कर रहे हैं प्राइस की बात और ये कर रहे हैं क्वांटिटी की बात. तो अगर हमारा इंक्रीज़ हुआ है सप्लाई में तो सप्लाई हमारा राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी. हम सबको पता है कि राइट प्राइजेस बढ़ने के साथ साथ हमारी जो सप्लाई है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाती है. राइट. तो हमारी पहले इक्विलिब्रियम थी ई, फिर होगी हमारी ई डैश. और क्वांटिटी जो थी पहले थी हमारी क्यू, फिर हो गई हमारी क्यू वन. ओके. तो ये आ गया हमारा प्राइस एंड क्वांटिटी. और अगर हम डिक्रीज़ कर रहे हैं उसे तो हमारा जो सप्लाई कर्व है अगर हम डिक्रीज़ कर रहे हैं किसी सप्लाई को तो हमने तो अज्यूम करके चला कि डिमांड तो हमारी परफेक्टली इलास्टिक है. परफेक्टली इलास्टिक है. तो इलास्टिक अगर डिमांड है हमारी तो हम जितना मर्जी चेंजेस आ जाए प्राइस में बट डिमांड में तो चेंजेस आने ही नहीं. तो डिमांड को हमने स्ट्रेट लाइन बना दिया. और सप्लाई हो गया हमारा ये, हमने इसको डिक्रीज़ कर दिया तो वो ऑब्वियसली राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा. अगर पहले इक्विलिब्रियम ये था देन इक्विलिब्रियम विल बी ई वन. और प्राइस में तो चेंजेस ही नहीं आए. तो ये पहले अगर Q1 था तो फिर हो गया वो Q2. अगर इसमें चेंजेस आ गए. राइट. चेंजेस आए जा रहे हैं इसके डिक्रीज इन सप्लाई के साथ साथ. पहले इक्विलिब्रियम था हमारा E, फिर हो गया हमारा EQ. और ये यहाँ पे हम कर रहे हैं प्राइस और ये हम कर रहे हैं क्वांटिटी. ये जो हमारी वर्टिकल एक्सिस है इससे हम कहेंगे एक्स, जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उससे हम कहेंगे Q. राइट. अब हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन. The above diagram shows it is a point of equilibrium where perfectly elastic demand curve is equal to supply of SOP in equilibrium price. Forward shift in supply curve to the right from S to S1 on least price of the commodity and affected continues to be OP or equivalent quantity increases from OQ to OQ1. Likewise, backward shift in supply curve to the left from S1 to S2 causes only a decrease in equilibrium quantity. From OQ to OQ price of the commodity remains unaffected. Okay, तो इसमें ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब हमारी अगर हमने डिमांड को परफेक्टली एज्यूम किया तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. और जो हमारा सप्लाई था पहले था एस बट उसको हमने कर दिया इंक्रीज तो सप्लाई हो गया हमारा आगे शिफ्ट. जो हमारा न्यू डायग्राम बना है न्यू सप्लाई कर्व बना है उसे हम कहेंगे एस डैश. और पहले था इक्विलिब्रियम हमारा ई था फिर हो गया हमारा इक्विलिब्रियम E1. और पहले थी हमारी जो क्वांटिटी थी दैट वाज OQ, फिर होगी हमारी OQ1. और पहले प्राइस तो OP था फिर हमारा OP रहा. बट अगर हमारा डिमांड जो सप्लाई है वो उसमें शिफ्ट हो गया, सप्लाई तो हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया उसमें डिक्रीज आ गया तो ऑब्वियसली लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हमने कर दिया. तो पहले हमारी जो क्वांटिटी थी अगर OQ तो फिर होगी हमारी OQ2 और प्राइस तो ऑब्वियसली OP से OP है. राइट. और पहले हमारा इक्विलिब्रियम था
ओ ई और फिर हो गया हमारा E2। तो ये था हमारी इसकी एक्सप्लेनेशन। अब हम डिस्कस करेंगे व्हेन प्राइस रिमेन्स अनअफेक्टेड एंड डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आ रही और डिमांड तो ऑब्वियसली परफेक्टली इलास्टिक ही है और सप्लाई कर्व में शिफ्ट आ रहा है। हमने पहले अज्यूम किया था कि जो डिमांड सप्लाई कर्व में हमने इसमें अज्यूम किया था फर्स्ट केस में कि हमारी जो डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक है, बट अब अज्यूम करके चलेंगे कि जो हमारी जो डिमांड है वो परफेक्टली इनलास्टिक है और सिर्फ चेंजेस आ रहे हैं सप्लाई कर्व में। ओके, perfectly elastic demand is a situation of infinite demand corresponding to a given price. In such a situation, increase or decrease in demand do not impact on the price. Backward shift in supply curve will not increase the price because responding to even the slightest increase in demand, demand will totally disappear. Forward shift in supply curve could did not any fall in price because you are extending it is equal to demand is infinite. तो perfectly elastic demand curve का meaning है कि इसकी हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व का मीनिंग है सिचुएशन ऑफ इनफाइनाइट डिमांड। इसमें हमारा इसका मीनिंग है कि हमारा अगर इंक्रीज या डिक्रीज आता है सप्लाई में उससे उसका प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्राइस तो हमारा ऑब्वियसली अनचेंज रहेगा, राइट। इंक्रीज आता रहे डिक्रीज आता रहे सप्लाई में। हमने जो लास्ट उसमें किया कि जो हमने सिचुएशन डिस्कस करी थी इलास्टिक वाली, वो भी इलास्टिक की थी, वो भी इलास्टिक की सिचुएशन थी, ये भी इलास्टिक की है कि जितना मर्जी प्राइस में कम या ज़्यादा होता रहे बट हमारी उससे डिमांड कोई इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तुम्हारा प्राइस में कोई शिफ्ट नहीं आएगा, जितना मर्जी उसका वो करते रही, सप्लाई बढ़ाते रहो या कम करते रहो, तो ऑब्वियसली सप्लाई प्राइसेस जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बन गई। और अगर बैकवर्ड शिफ्ट हमने कर दिया सप्लाई कर्व को, सप्लाई कर्व हमारा ऐसा बनेगा, अगर इसको बैकवर्ड शिफ्ट कर दिया, बैकवर्ड का मतलब इधर शिफ्ट हो गया, तो उससे उसके प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने इस जो गुड है उसको हमने परफेक्टली इलास्टिक अज्यूम किया है। परफेक्टली इलास्टिक से उसके प्राइजेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज रिस्पॉन्डिंग टू इवन द स्लाइएस्ट इंक्रीज इन प्राइस। अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज आया प्राइस में तो डिमांड बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगी क्योंकि हमने इसको इलास्टिक अज्यूम किया, इसकी प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, राइट। प्राइसेस बनेगा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन, सप्लाई की कम या ज़्यादा होने से उसकी प्राइसेस पे कोई हमने आएगा नहीं फ़र्क। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे व्हेन डिमांड इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक। In situation of perfectly elastic demand, increase or decrease in supply is full act impact on the price of a commodity. The course of time quantity remains constant. Supply because demand is constant. Okay. तो अगर हमने डिमांड को परफेक्टली अज्यूम किया है इन इलास्टिक्स, तो अगर डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। हमने डिमांड को परफेक्टली इलास्टिक अज्यूम किया, हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी ऐसे वर्टिकल, और जो सप्लाई है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगी। डिमांड ऐसी बनी है तो सप्लाई ऑब्वियसली ऐसी बनेगी। तो हमने इसको अगर इलास्टिक अज्यूम करा है तो ऑब्वियसली उसका जो लाइन है वो बनेगी एक स्ट्रेट लाइन, राइट। और अगर सब डिमांड में हम चेंजेस कर रहे हैं तो सप्लाई में जो अपवर्ड स्लोपिंग हम बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। ओके, इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड अगर हमारी इलास्टिक चल रही है, अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है सप्लाई में, सप्लाई बढ़ रही है या तो कम हो रही है, सप्लाई बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, अगर कम होगी तो हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो उसका पूरा इंपैक्ट आएगा प्राइस में। अगर इलास्टिक है तो ऑब्वियसली प्राइस में तो इंपैक्ट आएगा ही आएगा। अगर वो इलास्टिक होती तब ना आता, प्राइस एक स्ट्रेट लाइन बनती, बट अगर इन इलास्टिक है तो ऑब्वियसली उसका चेंजेस आएगा। क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज डिमांड इज कांस्टेंट। हमने डिमांड को कांस्टेंट अज्यूम करके चला है, जितना मर्जी चेंजेस आ जाए बट डिमांड हमारी कांस्टेंट चलेगी, स्ट्रेट लाइन चलेगी, राइट। तो हमने ये चीज़ अज्यूम करके चली है। अब अगर हम देखेंगे अगर हमारी इन इलास्टिक के सिचुएशन में अगर हमारी डिमांड इन इलास्टिक डिमांड हम कर रहे हैं, इन इलास्टिक डिमांड हम अज्यूम कर रहे हैं, अब इलास्टिक डिमांड होगी तो हमारा जो लाइन बनती है वो स्ट्रेट बनती है, स्ट्रेट हमने बना ली लाइन, बना ली स्ट्रेट लाइन। उसके बाद अगर हम क्या करेंगे, चेंजेस जो करेंगे सिर्फ और सिर्फ सप्लाई कर्व में बनेंगे। आपको मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। जो हमने ये बना लिया, हम ऐसा स्ट्रेट बना लेंगे लाइन, चेंजेस जो होंगे सिर्फ और सिर्फ सप्लाई में होंगे। सप्लाई कैसा बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग बना दिया। इस केस में क्या हुआ, हमारा सप्लाई इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली हमारा सप्लाई इधर शिफ्ट हो जाएगा। पहले अगर इक्विलिब्रियम ये था देन इक्विलिब्रियम विल बी ई डैश, और हमारा इसमें प्राइस पूरा का पूरा चेंजेस आ रहा है। आप देख सकते हो कि पहले प्राइस था हमारा ये वाला,
और फिर प्राइजेस हो जाएगा हमारा ये P1। तो ऑब्वियसली इलास्टिक डिमांड में तो प्राइस में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। अगर इलास्टिक डिमांड है तो नहीं चेंजेस आएंगे प्राइसेस में, जितना मर्जी चेंजेस आते रहे बट प्राइस एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जितना मर्जी हमारी डिमांड या सप्लाई कम ज़्यादा होती रहे। और सेकंड केस में हमने देखा कि अगर डिक्रीज़ हो रहा है सप्लाई में, अगर डिक्रीज़ हो रहा है सप्लाई में, डिक्रीज़ हो रहा है सप्लाई में, तो ऑब्वियसली जो डायग्राम है ये डिमांड तो ऐसे ही बनेगा। हमने एज्यूम करके चला कि हमारी जो डिमांड है इलास्टिक है, तो ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन बनने के बाद हमारी जो सप्लाई है वो हमने उसको डिक्रीज़ किया, तो सप्लाई हमारी पहले अपवर्ड स्लोपिंग थी, उसको हमने कर दिया डिक्रीज। पहले अगर हमारी ई थी और फिर हो जाएगी हमारी E2, राइट। तो ये हो गया हमारा इसका मीनिंग। अब प्राइजेस तो है ऑब्वियसली P से P1 हो गए, और जो हमारी क्वांटिटी तो उतनी रही पहले की तरह। तो पहले अगर हमारी OP थी तो प्राइजेस बढ़ के OP1 हो गया। आप देख सकते हो कि ये जो चेंजेस तो आ रहे हैं, बढ़ तो रहा है, तो पहले OQ की तरह OQ ही रहा। और ठीक है, और जो सप्लाई थी हमारी अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने की वजह से उसका जो था लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई डिक्रीज की वजह से, तो हमने ये सब चीज़ें नोटिस करी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। The above figure shows a point of ETA will be supply curve to 6 perfectly elastic demand curve OP is the equilibrium price. Forward shift in supply from S to S1 demand is equal quantity of the commodity and effect it continues to be at a point to from ET even indicating decrease in equilibrium price from OP to OP1 like as back or supply shift from S to S1 only increases फ्रॉम OP टू OP1 वेयर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स अनचेंज्ड एट इक्विलिब्रियम। तो हमने इसमें ये सब चीज़ें डिस्कस करी। अगर हमने इंक्रीज़ कर दी, अगर हमने डिमांड को इलास्टिक अज्यूम किया, तो ऑब्वियसली वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी वर्टिकल वाली, उसको हमने स्ट्रेट लाइन बना दिया। और प्राइसेस जो हैं हमारी राइट, तो सप्लाई तो हमने अपवर्ड स्लोपिंग बना दी। अगर उसमें अगर इंक्रीज आ रहा है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, अगर डिक्रीज आ रहा है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर इंक्रीज आ रहा है तो हमारा इंक्रीज आ रहा है तो सप्लाई इधर शिफ्ट हो गया। तो पहले इस ई था तो फिर हो गया E1, ओके। तो E1 हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस में चेंज आ गए, P से P1 हो गया, तो चेंजेस डिक्रीज हो रहा है इसके अकॉर्डिंग प्राइस। अगर सप्लाई बढ़ रही है तो हमारा उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे क्वांटिटी में, बट हमारी प्राइसेस कम हो रही। और अगर डिक्रीज आया तो आप नोटिस कर सकते हो कि पहले हमारा था ये वाला प्राइस था P, बट इंक्रीज हो गया P2। प्राइस तो हमारी इनलास्टिक है, तो सप्लाई था पहले S, फिर हो गया हमारा S2। उसकी वजह से हमारा जो इक्विलिब्रियम था पहले E था, फिर हो गया E2, फिर हमारा प्राइसेस था P और उसकी वजह से हो गया P2। तो डिक्रीज इन सप्लाई की वजह से क्वांटिटी में कोई इफेक्ट नहीं, बट प्राइसेस हो गई इंक्रीज। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाई क्वांटिटी रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट्स। हमने जो इसमें चीज़ें डिस्कस करी कि हमारी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, जो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो परफेक्टली क्या है, सप्लाई कर्व तो वैसे ही जैसे पहले था, बट हमारा डिमांड वो है, हमारी एज्यूम करके चला है कि हमारी इलास्टिक है। तो ऐसा क्यों होता है? In situation of perfectly elastic demand curve remains constant no matter what the price. Accordingly, supply curve shifts to the right, or when the supply curve shifts to the left, a moment remains constant. Rise or fall in price does not contradictory contract. Extension of demand at equilibrium, responding to a new price OP1 in response to increase in supply and increase in demand respectively. तो अगर हमने सिचुएशन एज्यूम करिए कि इन इलास्टिक है, तो हमारी जो डिमांड कर्व होगी तो ऐसी बनेगी हमारी डिमांड कर्व, ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो उससे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हमारी जो प्राइजेस हैं उसके कोई चेंजेस नहीं आएंगे हमारी सप्लाई कर्व में। सप्लाई कर्व में चेंजेस आएंगे, बट हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनेगी। जो चेंजेस आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ किस में आएंगे, सप्लाई कर्व में। सप्लाई कर्व हमारा जो अपवर्ड स्लोपिंग है वो या तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो उसमें राइज हो रहा है, अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो उसमें अगर डिक्रीज हो रहा है, राइट। हमारी अगर डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ना कोई कॉन्ट्रैक्शन होगा डिमांड का, ना कोई वो होगा, राइट, क्योंकि प्राइसेस में तो उसके अकॉर्डिंग अफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। तो इसका ये मीनिंग था। अब हम डिस्कस करेंगे चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। हम डिस्कस करेंगे कि चेंज इन डिमांड कब होता है और सप्लाई कब होता है, और मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में। वी हैव स्टडीड द इफेक्ट्स ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम
on the changes in demand and change in supply. However, they will be in the 70s. Change in both demand and supply. There will be increase in demand or there will be decrease in demand. The situation are discussed in the symmetries. Increase in demand and supply simultaneously increase in demand and supply must lead to increase in supply quantity of the commodity. But the change in price depends on whether increase in demand is more than decrease in supply or increase in supply is more than increase in supply. Decrease in demand is less than increase situation of through the फॉलोइंग डायग्राम्स एक्सप्लेन थ्रू द फॉलोइंग डायग्राम्स. तो हमने जो नोटिस किया कि सप्लाई में चेंजेस आते हैं तो डिमांड में आते हैं, तो वो किस रफ्तार से आते हैं. मतलब ज़्यादा चेंजेस अगर सप्लाई में आएंगे तो क्या अफेक्ट होगा और ज़्यादा चेंजेस अगर डिमांड में आएंगे तो क्या अफेक्ट होगा. तो हमने अब तक पढ़ लिया जो हमारा इक्विलिब्रियम का फैक्ट था कि हमारा इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश होता है. हमने डिस्कस कर लिया कि जब डिमांड और सप्लाई जब अफेक्ट करेंगे किसी एक कमोडिटी पे तो हमारा इक्विलिब्रियम की सिचुएशन अराइज हो जाएगी. A change in demand or change in supply. However, they may be 70s. Change in both demand and supply may be increase in अगर हमारे जो चेंजेस आते हैं डिमांड सप्लाई में आ रहे हैं, अगर इंक्रीज आ गया डिमांड में तो जो डायग्राम है तो वो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा. अगर इंक्रीज आ गया हमारा डिमांड में और अगर सप्लाई इंक्रीज आ जाएगी तो ऐसे हो जाएगा. डिक्रीज आ जाएगा तो राइट लेफ्टवर्ड हो जाएगा. और अगर ये आ जाएगा हमारा सिचुएशन ये इधर वाली आ जाएगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगा तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा. अगर डिक्रीज होगा तो हमारा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा. राइट. बट चेंज इन प्राइस डिपेंड्स ऑन वेदर इंक्रीज इन डिमांड. बट अगर हमारा जो चेंजेस होते हैं प्राइसेस में, जो हमारे प्राइसेस चेंज होंगे, ये हमारे यहाँ पे हम नोटिस करते हैं इसके प्राइसेस, देन होती है हमारी क्वांटिटी. तो हमारे जो चेंजेस होंगे प्राइसेस में वो डिपेंड करते हैं कि हमारा जो इंक्रीज इन डिमांड हमारा ज़्यादा है हमारा इंक्रीज इन सप्लाई से, या तो हमारा इंक्रीज इन सप्लाई इक्वल है इंक्रीज इन डिमांड से, तो इंक्रीज इन सप्लाई ज़्यादा है हमारा इंक्रीज इन डिमांड से. तो उसको हम डिस्कस करेंगे आगे के डायग्राम्स में. तो इसमें हमने लेके चला कि हमारा इंक्रीज इन डिमांड ज़्यादा है इंक्रीज इन सप्लाई से. ओके. तो पहले जो सिचुएशन थी हमारी थी कि सप्लाई इधर है डिमांड इधर है, सप्लाई एंड डिमांड इधर है. ये हमारा सप्लाई कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग एंड दैट इज़ अ डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग. राइट. तो हमने जो सप्लाई और डिमांड की सिचुएशन स्टडी करी, तो ये जो हमारा जो इक्विलिब्रियम था वो इधर आ गया. राइट. ये था हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट. ये था हमारा प्राइस और ये था हमारा क्वांटिटी. तो हमने इसमें लेके चला है कि जो हमारा इंक्रीज हुआ है डिमांड में, जो डिमांड में इंक्रीज हुआ है, राइट, तो डिमांड हमारा ज़्यादा है तो उसको हम इतना ज़्यादा बड़ा बना देंगे. और जो सप्लाई में हुआ है वो कम है तो सप्लाई थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, तो वो जो इंक्रीज़ होगा वो इतना सा होगा. जो चेंजेस इंक्रीज़ होता है तो ऑब्वियसली वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो वो इधर हमने शिफ्ट कर दिया. बट वो थोड़ा सा हुआ है. डिमांड में हम देखोगे बहुत बड़ा गैप है, बट सप्लाई थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है. राइट. तो सप्लाई तो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया और डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो गया. तो हमारे जो नया प्राइस आया है वो हो गया हमारा P2. प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं. और जो हमारा जो नया क्वांटिटी आया है वो हुआ है हमारा Q2. राइट. तो ये हमने चीज़ें डिस्कस करी. अब सेकंड में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो प्राइस है, यहाँ पे हमारा है प्राइस और यहाँ पे है क्वांटिटी. ये रहा हमारा जो सप्लाई हो गया और ये हो गया डिमांड. सप्लाई और ये हो गया हमारा डिमांड. तो ये जो हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है उसे हम कहेंगे E. तो जो हमारा इंक्रीज इन डिमांड इक्वल है, तो जितना चेंजेस सप्लाई में आ रहा है, अगर चेंजेस आएंगे डिमांड में तो वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और सप्लाई में चेंजेस आएंगे तो इधर शिफ्ट हो जाएगा. ये जो नया पॉइंट आया है इसे हम कहेंगे क्या, ये था पहले Q, फिर ये हो गया Q1. और जो प्राइजेस आए हैं इधर से देखोगे आप, पहले था P1 बट P फिर हो गया हमारा P2. तो इसे हम डिस्कस किया हमने ये सब चीज़ें. तो हमारा इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज के सप्लाई के बराबर है, इस केस में हमने एज्यूम किया. और फर्स्ट वाले केस में हमने एज्यूम किया है कि इंक्रीज इन डिमांड बड़ा है इंक्रीज इन सप्लाई से. अगर इंक्रीज इन डिमांड बड़ा होगा इंक्रीज इन सप्लाई से तो जो हमारी प्राइजेस हैं वो इंक्रीज हो जाएगी. हम डायग्राम में हमने नोटिस किया कि पहले थी हमारे प्राइस ये हो गया बड़ा. और जो क्वांटिटी थी वो होगी हमारी क्या, ये हो गया हमारा, ये हमारी क्वांटिटी थी पहले ये और फिर होगी ये, तो इसमें हो गया क्या हो गया इसमें डिक्रीज. राइट. तो और इसमें हमने नोटिस किया था कि जब हमारा सप्लाई के बराबर है तो प्राइजेस तो ऑब्वियसली बढ़ गए और क्वांटिटी में आ गई रिडक्शन. राइट. अब हम डिस्कस करेंगे अगर इंक्रीज इन सप्लाई इंक्रीज इन डिमांड के
इंक्रीज इन सप्लाई इज ग्रेटर, सप्लाई ज़्यादा बड़ा है डिमांड से। तो पहले जो था हमारा डायग्राम, सप्लाई तो ऐसा बनता है और ये बनता है डिमांड। अब सप्लाई ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डिमांड, तो सप्लाई का बहुत बड़ा शिफ्ट हो जाएगा और डिमांड का में छोटा सा शिफ्ट होगा। तो पहले जो हमारा इक्विलिब्रियम का ई पॉइंट था, अब ये हो जाएगा कौन सा, E1, ये हो गया P1 दैट इज Q1, और ये हो गया हमारा पॉइंट P2 एंड दैट इज Q2, राइट। तो ये हो गया हमारा मतलब, तो ये सप्लाईज, ये वाला आ गया हमारा इंक्रीज, और फिर आ गया हमारा ये वाला इंक्रीज। तो हमारा प्राइजेस तो बढ़ गए ऑब्वियसली, जो हमारे पहले प्राइजेस थे P1, फिर हो गए हमारे P2, तो ऑब्वियसली उसमें आई रिडक्शन, तो ये होगी हमारी इसमें रिडक्शन। और क्वांटिटी हमारी पहले थी Q1, फिर होगी हमारी Q2, तो इसमें आया हमारा इंक्रीज, राइट। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। हमने फर्स्ट केस में अज्यूम किया था कि हमारी जो इंक्रीज इन डिमांड थी वो ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन सप्लाई। In the following figures, D1 is the initial demand curve. As soon as the initial supply curve, it is a point of initial equilibrium. Price, it is the ETA to quantity do not increase, and the new demand curve to the increase in supply is the new supply curve cap. We can see that increase in demand better than increase in supply is equal to EK. X demand is equal to year minus CK is equal to rise in price. Rise in price leads to contraction of demand, and instruction of supply contracts a point A, right. It's struck at the point S to intersect each other. It shows that equilibrium price rises from OP to OP2 and quantity rises from OQ1 to OQ2. तो बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज लिखी है इसमें, मैं आपको उसमें शॉर्ट में समझा देती हूँ कि क्या है। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी और बहुत सिंपल लैंग्वेज होगी। तो हमने फर्स्ट उसमें एज्यूम किया है हमारी जो इंक्रीज इन डिमांड है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंक्रीज इन सप्लाई। तो इंक्रीज इन अगर डिमांड ज़्यादा है हमारी, हमारा जो डायग्राम था वो ऐसा बना था कि डायग्राम में तो डिमांड में इतना बड़ा चेंज आया है, बट सप्लाई थी हमारी छोटी सी। तो पहले हमारा इक्विलिब्रियम था ये वाला, पहले हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे सप्लाई और डिमांड दोनों, ई पे। बट हमारा उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो वो जो था हमारा डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए, तो डिमांड हो गया हमारा इतना बड़ा, तो इसको जो न्यू पॉइंट आया है तो वो हो गया हमारा E1, और सप्लाई वाला हो गया हमारा ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो प्राइजेस जो थे पहले थे हमारी, यहाँ पे आप ओ ले लो, तो जो पहले थे प्राइजेस वो थे OP1, फिर हो गए हमारे OP2, तो ऑब्वियसली उसमें इंक्रीज आया है। और पहले थे हमारी OQ1 और फिर होगी हमारी O, जो पहले थी हमारी थी वो OQ कितनी थी, यहाँ पे था OQ2, और फिर होगी हमारी इंक्रीज होने की वजह से OQ1, तो उस पर आया है डिक्रीज, राइट। तो हमने इसमें यही सिचुएशन डिस्कस करी है कि अगर सप्लाई हमारा डिमांड, अगर डिमांड इंक्रीज इन डिमांड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंक्रीज इन सप्लाई, तो हमारे प्राइजेस बढ़ेंगे और हमारी जो क्वांटिटी है वो फॉल हो जाएगी। तो हमने ये सब चीज़ें डिस्कस करी। और सप्लाई अगर ज़्यादा बढ़ रहा है, इंक्रीज इन डिमांड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंक्रीज इन सप्लाई, तो डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी उससे करेगी ग्रो, राइट। पहले अगर ई थी तो वो पॉइंट हो जाएगा E1, ओके। तो सप्लाई कब हो जाएगी, अगर इंक्रीज हो रहा है डिमांड में, तो जो डायग्राम है वो जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और सप्लाई कर्व भी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बट जो डिमांड जितना शिफ्ट होगा उससे ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा, सप्लाई से ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा डिमांड, तो बहुत बड़ा बनेगा वो हमारा, वो उसकी वजह से हमारे प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो फर्स्ट केस वी हैव डिस्कस्ड, हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया ये वाला केस। अब हम डिस्कस करेंगे इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। जो हमने सेकंड केस डिस्कस किया था हमारा इंक्रीज इन डिमांड इक्वल था इंक्रीज इन सप्लाई के, अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड वाला केस। Increase in demand is equal to increase in supply. There is no excess demand nor excess supply. Accordingly, price remains unchanged. However, equal quantity increases from OK because both quantity and supply has increased. Increase in supply is better than increase in demand in the initial equilibrium when the initial supply curve is the point of initially OP, when there is price and OK is the age group and continue to increase in demand. It is the new demand curve to increase in supply is 2. It is the new can be, one can see from increase in demand is less than increase in supply is equal to clear. This leads to fall in price, extension of demand, contraction of demand extends from point K onwards, and point supply curve from point
A worth pointing more critical stocks at the point supply is equal to equilibrium. It reduces price from OP to OP2 and quantity increases from OQ1 to OQ2. तो हमने जो सेकंड केस डिस्कस किया जिसमें हमारी जो सब इंक्रीज इन डिमांड है वो इंक्रीज इन सप्लाई के बराबर है। तो जो पहले हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट था जब हमारी इक्वल थी दोनों, तो वो था ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम का, राइट। यहाँ पे हमारी प्राइस थी Q1 और यहाँ पे जो थी हमारी जो प्राइसेस थी वो थी हमारी जो प्राइसेस थी जब दोनों इंटरसेक्ट कर लेते वो थी P1, ये वाली जो थी वो थी P1 एंड दैट वाज Q1। तो हमारी जो इंक्रीज इन डिमांड भी बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है। अगर डिमांड बढ़ रही है तो उसको हम कर देंगे राइट वर्ड शिफ्ट, और अगर सप्लाई बढ़ रही है तो सप्लाई को भी हम कर देंगे राइट वर्ड शिफ्ट। तो हमने सप्लाई को कर दिया राइट वर्ड शिफ्ट और डिमांड को भी कर दिया राइट वर्ड शिफ्ट। तो हमने राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया। तो प्राइसेस जो थे पहले थे वो P1 पे थे, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे तो प्राइस था हमारा P1। तो अगर शिफ्ट करने के बाद हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम का पॉइंट था वो था E डैश, तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट हमारा ये आ गया। उसके हिसाब से हमारा क्या हुआ कि प्राइसेस हमारे फॉल कर गए। पहले जो थे हमारे प्राइसेस वो थे P1 बट फिर हो गए हमारे P2। तो हमने नोटिस किया जब इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज के सप्लाई के इक्वल है तो प्राइसेस हमारे ऑटोमेटिकली फॉल कर रहे हैं और क्वांटिटी जो है वो तो राइज कर रही है। आप देखोगे पहले थी OQ बट फिर होगी हमारी OQ1। तो हमने इसमें यही चीज़ें डिस्कस करी। अब थर्ड केस है कि डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। The figure in the fact state of demand, increase or decrease in demand and supply, and price the three possible situations. Decrease in demand is greater than decrease in supply. Decrease in demand is equal to decrease in supply, and decrease in supply is greater than decrease in demand. डिक्रीज इन डिमांड हमने जो इसमें बता रहा है कि फर्स्ट पैराग्राफ में कि हमने तीन चीज़ें डिस्कस करी। हमने डिस्कस किया है कि जो सप्लाई है वो जो डिक्रीज़ आया है वो ग्रेटर अमाउंट में आया है सप्लाई से डिमांड में, और हमने फिर डिस्कस किया जो हमारा इंक्रीज़ आया है सप्लाई में वो जो बराबर है इंक्रीज़ इन सप्लाई के। और फिर हमने डिस्कस किया है कि जो इंक्रीज़ इन सप्लाई है वो ग्रेटर है, वो सिर्फ सप्लाई है उसमें ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू डिमांड। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा थर्ड केस था डिक्रीज़ इन डिमांड एंड सप्लाई वाला केस। डिक्रीज़ इन डिमांड इज ग्रेटर दैन डिक्रीज़ इन सप्लाई। D is the initial demand curve and S is the initial supply curve of point of equilibrium. It is the O1 price and equilibrium quantity do increase. The decrease in demand D2 is the new demand curve due to decrease in supply. The supply curve in the figure, demand increases more than supply did the situation of excess supply. A supply is equal to ER, fall in demand is equal to fall in price, because fall in price there is contraction of demand and supply extend towards supply towards point R and quantity falls from OQ to OQ2। तो हमारा क्या हुआ है जो हमारी थर्ड सिचुएशन थी जिसमें हमारा जो इंक्रीज इन डिमांड था वो ज़्यादा था, उससे हम डिस्कस करेंगे इस सिचुएशन में। तो हमारा जो इंक्रीज इन डिमांड अगर सप्लाई ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंक्रीज इन डिमांड, राइट। तो अगर इंक्रीज इन सप्लाई ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंक्रीज इन डिमांड तो हमारा सप्लाई का राइट वर्ड शिफ्ट हो गया था, बहुत बड़ा वाला शिफ्ट हो गया था। पहले था E पे था और प्राइजेस थे हमारे P1 और Q1, तो सप्लाई जो था इधर शिफ्ट हो गया। उसकी वजह से हमारा जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट था वो था ई से आ गया था, फिर हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट E2 आ गया था। उसकी वजह से हमारे जो न्यू प्राइजेस थे P2 और फिर हो गया Q2 आ गया, तो प्राइजेस हमारे कम हो गए और हमारी क्वांटिटी आ रही है इंक्रीज। अब हम डिस्कस करेंगे जो डिक्रीज और डिमांड वाला केस, ठीक है। जो हमारा जो नेक्स्ट केस है डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई वाला केस, हमने फर्स्ट में डिस्कस किया इंक्रीज इन और डिमांड और सप्लाई वाला केस। अब हम डिस्कस करेंगे डिक्रीज इन सप्लाई वाला केस। फर्स्ट केस है कि डिक्रीज इन डिमांड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिक्रीज इन सप्लाई। तो डिक्रीज इन डिमांड ज़्यादा है, पहले इक्विलिब्रियम था हमारा ये वाला, इक्विलिब्रियम था हमारा ये वाला, राइट। ये था सप्लाई, दैट वाज आर डिमांड। हमारा डिक्रीज इन डिमांड ज़्यादा है, डिमांड तो इतना बड़ा था ये हो गया, और सप्लाई छोटा सा उसमें डिक्रीज़ आया तो ऑब्वियसली जो डायग्राम है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया और डिमांड भी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया। बट जो सप्लाई में डिक्रीज़ आया है वो कम है एज़ कम्पेयर टू डिक्रीज इन डिमांड। तो पहले जो इक्विलिब्रियम था हमारा P1 Q1 पे, तो जो डिक्रीज़ आया है तो ये वाला हो गया हमारा न्यू प्राइस। तो प्राइजेस में आए हैं ऑब्वियसली इंक्रीजेस, आप देख सकते हो प्राइजेस में इंक्रीजेस आए हैं, उसकी वजह से हमारी क्वांटिटी हो गई है रिड्यूस। तो ये आ गया हमारी रिडक्शन आई है क्वांटिटी में।
ओके, तो हमने ये सब चीज़ें डिस्कस करी। अब सेकंड में है कि डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। हमारा पहले था, आप सिर्फ याद ना करा करो किससे क्या होता है डिक्रीज, आप सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स देखा करो, डायग्राम से बहुत आसान हो जाता है। अब देखो यहाँ पे था हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये था हमारा सप्लाई, दैट वाज आर डिमांड। और डिक्रीज इन डिमांड कम है एज कम्पेयर टू डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना बड़ा हमारा सप्लाई में रिडक्शन हो रहा है। अगर सप्लाई रिड्यूस होगा तो ऑब्वियसली जो डायग्राम है हमारा किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, अगर डिक्रीज आता है सप्लाई में तो इधर शिफ्ट हो जाता है हमारा डायग्राम, तो वो कम है। डिक्रीज इन डिमांड बहुत ज़्यादा, तो डिक्रीज इन डिमांड इतना इतना बड़ा शिफ्ट आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो इधर हो गया ये वाला शिफ्ट। पहले था हमारा इक्विलिब्रियम, ये इधर थी हमारी प्राइस एंड क्वांटिटी, तो ये आ गया हमारा ये वाला आ गया हमारा ये, तो डिक्रीज हुआ है तो ऑब्वियसली ये वाला आ गया हमारा ये, तो रिडक्शन आई है इसमें, डिक्रीज इन डिमांड हुआ है, तो उसकी वजह से हमारे प्राइजेस, तो प्राइजेस में हमारा क्या हुआ कि ये जो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम आया है इधर, इससे हमारे प्राइजेस तो बढ़ गए बट हमारी क्वांटिटी हो गई, पहले थी हमारी ये देखो पहले था हमारी इक्विलिब्रियम ये वाला, तो इसमें हमारी ये क्वांटिटी थी, बट जो न्यू इक्विलिब्रियम और न्यू सप्लाई का, तो हमारे से उसकी वजह से हमारी क्वांटिटी हो गई फॉल, तो ये इससे हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे जो डिक्रीज इन सप्लाई है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू डिक्रीज इन डिमांड। तो जो डिक्रीज इन डिमांड है, इस पर आपको कुछ समझ नहीं आएगा, हमको दोबारा कर दूँ एक्सप्लेन। ये था हमारा ये था हमारा सप्लाई कर्व, दैट वाज आवर डिमांड कर्व। हमारा डिक्रीज इन सप्लाई ज़्यादा है, सप्लाई में जो डिक्रीज हो रहा है, सप्लाई में इतना बड़ा डिक्रीज हो रहा है आपका, सप्लाई में डिक्रीज होगा तो इधर शिफ्ट हो जाएगा। और जो डिक्रीज इन डिमांड है, डिमांड में डिक्रीज हो रहा है, डिमांड में डिक्रीज हो रहा है ये वाला, बट जो सप्लाई में डिक्रीज है बहुत ज़्यादा, तो पहले इक्विलिब्रियम था हमारा ये, राइट। और जो न्यू सप्लाई का हमारा डिक्रीज होकर आए हैं वो हो गए हमारे ये वाले, इसको हम कहेंगे S1 और इसे हम कहेंगे S2, तो हमारा इधर शिफ्ट हो गया। तो हो गया हमारा ये वाला इक्विलिब्रियम, तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम। तो पहले हमारा प्राइसेस था ये एंड Q, तो फिर हो गया हमारा P2 एंड Q2, तो उसकी वजह से हमारे प्राइसेस में देखोगे आप इंक्रीज आ रहा है, बट हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो फॉल कर रही है, पहले थी Q1 फिर होगी हमारी Q2, राइट। तो ये हो गए हमारे इसमें चेंजेस। जो हमारा फर्स्ट केस था उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अब। डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई। जो फर्स्ट केस था हमारा, जो डिक्रीज इन डिमांड था वो इक्वल था एज कम्पेयर टू डिक्रीज इन सप्लाई वाला केस। Decrease in demand is equal to decrease in supply. There is no emergent situation of excess demand or excess supply. There is no change in equilibrium price. However, equilibrium quantity decreases from okay. You do this because equilibrium supply and demand happened to decrease. जो हमारा decrease in demand वाला केस है उसमें क्या हुआ है कि हमारे decrease in supply और demand, decrease in supply और decrease in demand में कोई effect नहीं आ रहा। जितना सप्लाई में हमारा डिक्रीज हो रहा है उतना ही डिमांड में डिक्रीज हो रहा है, कोई सिचुएशन नहीं आ रही एक्सेस डिमांड की या तो एक्सेस सप्लाई की, राइट। तो कोई भी हमारा जो पहले वाला जो प्राइस था उतना ही ट्रेड हो रहा है, राइट, और क्वांटिटी भी उतनी ही है। बट अगर डिक्रीज इन सप्लाई ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डिक्रीज इन डिमांड, सप्लाई ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डिक्रीज इन डिमांड, सप्लाई बहुत ज़्यादा है बट उसकी डिमांड नहीं है, it is the initial demand curve. So initial supply curve is the point of initial P1. It is the new equilibrium price and it is the economy and contradictory to new demand, indicating decrease in demand of new supply curve, indicating decrease in demand. Decrease in supply is better than decrease in demand. Situation of excess demand. Excess demand is equal to RK. Accordingly, price insurance. Because rise in price, situation of contraction of demand, extraction of supply, demand contract from a point. A supply curve extends from point A to a new equilibrium point. It will be from a quantity Q1 to Q2. तो हमारा जो जिसमें जो हमने केस डिस्कस किया था कि हमारा डिक्रीज इन सप्लाई ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन सप्लाई ज़्यादा है, तो इसमें हमने डिस्कस किया था डिक्रीज इन सप्लाई। जो ये केस था हमने इसको एक्सप्लेन करना है। जो हमारी पहले इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी थी वो थी हमारी ये इक्विलिब्रियम हमारा इस्टेब्लिश हो रहा था, राइट, ये था हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी डिक्रीज होगी सप्लाई में, बट डिक्रीज इन सप्लाई ज़्यादा है तो सप्लाई में इतना बड़ा चेंज आ रहा है, सप्लाई में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, बट जो हमारी डिमांड है वो तो थोड़ी सी चेंज हो रही, तो डिमांड में थोड़ा सा लेफ्टवर्ड चेंज आ रहा है इतना, बट सप्लाई में बहुत ज़्यादा आ रहा है।
तो उसकी वजह से हमारा जो पहला इक्विलिब्रियम था ई वाला, फिर हो गया हमारा E2 वाला इक्विलिब्रियम, राइट। पहले थी हमारी P1 एंड Q1, तो बट चेंजेस होने के बाद हमारी जो प्राइजेस थी वो होगी P2 एंड Q2। तो हमारी पहले तो थी P1 फिर होगी P2 Q2, तो हमारी प्राइजेस में आगे चेंज और हमारी क्वांटिटी हो गई फॉल कम हो गई। तो हमने ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस करी हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हमने डिमांड एंड सप्लाई पढ़ तो लिए, बट उसका यूज़ किया, अगर उसकी कई एप्लीकेशन ही नहीं है, उसको हम कहीं यूज़ ही नहीं कर सकते, तो इसकी कुछ ना कुछ एप्लीकेशन है, उससे हम स्टडी करेंगे। The supply and demand in the terms of consumer behavior and producer behavior. It is how establishing a competitive market for the way of analyzing the prices. Quantity demand will be impacted by change in demand and supply. The present chapter studies some simple applications, the tools of supply and demand curve. The study focuses in the case of private go and intervention in the commodity, market price of price ceiling and price floor. तो हम डिस्कस करेंगे जो सप्लाई एंड डिमांड के जो इसमें इम्प्लीकेशंस होते हैं, हम दो इंपॉर्टेंट टर्म से डिस्कस करेंगे। एक है हमारा प्राइस सीलिंग, फिर हम डिस्कस करेंगे प्राइस फ्लोर। जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके सिर्फ और सिर्फ दो इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस हैं, उसको हम कहते हैं प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। इसमें हम देखेंगे कि जो डिमांड एंड सप्लाई है हमारा कहाँ पे यूज़ हो रहा है, जो हमने इतना ज़्यादा स्टडी किया कि उसके चेंज पे ये इफेक्ट आता है, अगर उसके वो प्राइसेस ऐसे गिर जाते हैं। तो इस जो इसके जो दो हमने डिस्कस की सब चीज़ें, वो सिर्फ और सिर्फ दो जगह इफेक्ट पे हैं। दो जगह है हमारी प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे प्राइस सीलिंग का क्या मतलब है, जो हमारी फर्स्ट इंप्लीकेशन है उसे हम डिस्कस करेंगे। वी नो दैट इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, sensors of life are often found to be extremely scarce. Consequently, the open market price is found to be high. These prices may not be show how did the bulk of overpopulation find it difficult to buy them. It leads undernourishment and malnutrition. Such situation often compels the government to reduce price ceiling, means that fixing a maximum price for a commodity which is generally lower than the current market price. It is simple food in the desert of Rajasthan, but this large number of buyers and sellers, a budget on the desert Rajasthan market for almost that of a product perfect competition. Accordingly, it is the market of Bajaj return to the force of demand and supply. तो इसमें बताया जा रहा है कि हम एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में रहते हैं। कॉम्पिटिटिव मार्केट का मतलब जो हमारा मार्केट प्राइस होगा वो तब एस्टैब्लिश होगा जब हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल है, राइट। तो बट ऐसे कोई डेवलपिंग कंट्री जैसी इंडिया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा वो आ जाते हैं हमारे, काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है हमारे लिए इस सब चीज़ों को इस्टेब्लिश करना, डिमांड एंड सप्लाई का, क्योंकि हमारी सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, डेवलपिंग इकॉनमी, हमारी कोई डेवलप्ड इकॉनमी नहीं है। तो हमारे जो सिचुएशंस हैं, जो लाइफ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जो एसेंशियल्स हैं लाइफ के, उसको हमको पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओपन मार्केट आर फाउंड टू बी हाई, दीज प्राइजेस मे बी नॉट सो बिकॉज बल्क ऑफ ओवर पॉपुलेशन फाइंड डिफिकल्ट टू बाई दैम। सो जो हमारी जो ओवर पॉपुलेशन है वो उसको बाय नहीं कर पाती, जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं लाइफ के, जो पुअर लोग हैं उसको बाय नहीं कर पाते। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो उनमें सिचुएशन आ जाती है, वो फूड नहीं ले पा रहे अपना प्रॉपर, वो कोई अपना खाना ही नहीं प्रॉपर खा रहे, तो उसकी वजह से उनको एक सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जिसका नाम होता है अंडर नरिशमेंट और माल न्यूट्रिशन, राइट। तो गवर्नमेंट ऐसे तो रहने दे नहीं सकती कि उनको कि प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं और उनको कुछ खा ही नहीं रहे जो गरीब लोग हैं। तो उनको एक स्टेप उठाना था, उन्होंने उसका क्या स्टेप उठाया कि जो उसकी वजह से उन्होंने अपना प्राइजेस रिड्यूस कर दिए गवर्नमेंट ने, जो इतने ज़्यादा प्राइजेस हो रहे थे उसकी वजह से गरीब लोग कुछ खा ही नहीं रहे थे, उनको सिचुएशन आ गई थी माल न्यूट्रिशन जैसी, उसकी वजह से उन्होंने अपने प्राइजेस कम कर दिए। तो प्राइजेस सीलिंग उन्होंने अप्लाई किया। प्राइस सीलिंग का मतलब होता है हमने एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दिया कमोडिटी का, विच इज़ जनरली लोअर देन मार्केट प्राइस। जैसे अगर मार्केट प्राइस चल रहा है हमारा 8 रुपीज़, बट हमने जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया, जो मैक्सिमम प्राइस चार्ज कर सकता है एक प्रोड्यूसर एक मैगी के लिए, वो तो कोई भी प्राइसेस चार्ज कर लेगा, बट गरीब लोग तो वो खा नहीं पाएंगे, इससे उसका नुकसान हो जाएगा। इसलिए अगर 8 रुपीज़ मार्केट प्राइस है तो जो गवर्नमेंट है वो चार्ज करेगी सिर्फ और सिर्फ 6 रुपीज़, इससे ऊपर चार्ज नहीं करेगी। इससे उसका क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है, वो जो गरीब लोग हैं वो भी सब ले सकेंगे और उनको कोई जो माल न्यूट्रिशन और अंडर नरिशमेंट है उसका सामना नहीं करना पाएगा, राइट। जैसे कोई वो है हमारा सिंपल फूड है, उसका नाम है बाजरा। तो बाजरा डेजर्ट्स में मिलता है, बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं इसको, बहुत नंबर है उसके बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं, राइट। बट इसकी परफेक्ट कंपटीशन चलती है, अगर थोड़ा सा भी कंज्यूमर उसका प्राइस बढ़ा देगा तो कंज्यूमर उधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो इसका ये मीनिंग है। तो अगर जो प्राइस सीलिंग का अगर हम डायग्राम देखें, जो प्राइस होता है वो लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू मार्केट प्राइस। अगर डिमांड और सप्लाई इधर चल रहा है हमारा, ये है हमारा सप्लाई एंड दैट इज़ आर डिमांड। बट जो हमारा जो प्राइस सीलिंग होगा वो जनरली लोअर होगा, तो ये हमारा हो गया प्राइस सीलिंग।
राइट। और ये हो गया प्राइस सीलिंग। पहले अगर क्वांटिटी थी हमारी इतनी, तो ये वाला हो गया हमारा प्राइस सीलिंग का मतलब। ओके, तो ये होगी हमारी नीचे वाली प्राइस सीलिंग। और ये हमारी पहले क्वांटिटी क्यू थी, फिर होगी Q2, और ए पे होगी Q2। ओके, इट इज़ अ डिमांड कर्व, इट इज़ अ सप्लाई कर्व ऑफ बाजार, इंडिकेट्स अ पॉइंट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। तुम्हारा जो ये वाला डिमांड कर्व है और ये है हमारा सप्लाई कर्व, ये वाला हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इट इज़ क्वाइट इक्विवेलेंट क्वांटिटीज। Considering the fact that poor people in Rajasthan cannot afford to buy bajra at the OP price, the government tries to fix the point at OP dash, which is generally lower than 80. It does not end there. Ceiling price is likely to impact the market price and market demand. Price reduces from OP to OP star. Demand for market extends from O to OQ. On the other hand, supply contracts from OQ to OQ1. Consequently, supply emerges at a demand emerges between supply and demand. To a situation demand is greater than supply, situation of excess demand where सब डिमांड इज इक्वल टू Q1 Q2। तो जो पुअर पीपल थे वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे इस प्राइस पे, तो गवर्नमेंट ने क्या की, प्राइस सीलिंग एस्टैब्लिश कर दी इस पॉइंट पे। ये वाला इससे आप ऊपर ले नहीं सकते, तो गवर्नमेंट ने प्राइस सीलिंग एस्टैब्लिश कर दी। तो जो प्राइस सीलिंग एस्टैब्लिश हुई वो होगी OP पॉइंट पे। ये अगर हमारा O है और ये OP ये है हमारा OP डैश, तो ये हो गया हमारा OP। इस पे आगे हमारी प्राइस सीलिंग, इससे ऊपर आप ले ही नहीं सकते जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, राइट। तो जो हमारी देखो इस पर आप देखोगे कि हमारी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है एज़ कम्पेयर टू डिमांड। ये सप्लाई है हमारी, सप्लाई इतनी है और डिमांड है हमारी इतनी, तो सप्लाई बढ़ी जा रही है, डिमांड, तो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन आ गई थी इसमें। सिचुएशन अगर सप्लाई बढ़ी जा रही है, उतनी डिमांड नहीं है, तो उसको जो कंज्यूमर्स उनको प्राइस ऑटोमेटिकली लोअर कर देगी, और हमारी जो गरीब लोगों को खाना नहीं मिल रहा प्रॉपर, वो मिल जाएगा। तो ये गवर्नमेंट की एक स्ट्रैटेजी थी, राइट। Demand for ends all applications so that people fail to buy bajra at the extent to which buying is the coding situation of partial hunger may continue to exist. How does this problem be tackled? Rationing is the remedy. Each person is located to fix at ceiling price. Accordingly, everybody gets a fair amount of commodity at the proposed price according to the problem of price. But price ceiling with it is not free from demerits. Falling off graciously, we noted that this regard we have to stand in the long queries to get a commodity. BP offered a low quality product. And it is studied in the black marketers being delivered to the poor. Black marketing, it is a problem of scarcity and keeping poor to the poor in state of depreciation. It provided with rational succeeding. The government must improve the distribution system. The government must involve system that ensures a good that actually deliver to the poor. तो जो हमारी जो प्राइस सीलिंग की सिचुएशन थी, उससे क्या हुआ कि जो लोगों थे वो हंगर से अफेक्ट हो रहे थे, हंगर से अफेक्ट हो रहे थे, तो गवर्नमेंट एक प्राइस सीलिंग ले आया। उससे वो ज़्यादा ऊपर चार्ज नहीं कर सकते जो प्रोड्यूसर्स हैं अपने प्रोडक्ट का, बट उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी हमारी इस्टेब्लिश हो गई थी। फर्स्ट प्रॉब्लम थी कि गवर्नमेंट का मोटिव था कि जो सबको एक फेयर अमाउंट की कम्युनिटी मिले सही प्राइस पे, बट प्राइस लेके कुछ ना कुछ डिमेरिट्स थे। फर्स्ट डिमेरिट था कि लोगों को लॉन्ग क्यूज़ में लगना पड़ता था अपनी कम्युनिटी का एक लेने के लिए कम्युनिटी, उससे उनको लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलने लगे। फिर कुछ ब्लैक मार्केटिंग होने लगी क्योंकि स्कार्सिटी इतनी हो गई थी, तो जो पुअरेस्ट लोग थे उसको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाया जितना उनको मिलना चाहिए था, राइट। तो गवर्नमेंट को एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस्टेब्लिश करना चाहिए जिससे जो लोग पुअर हैं उनको अफेक्ट हो जाए, राइट। तो हमारा इसका ये मतलब था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, प्राइस फ्लोर का। Price floor is the lowest price fixed by the government for approval of the government. Fixes price floor for farm products. This income of the farmers from farm products like wheat and rice is seasonal in nature. These products are harvested and sold in a very short time. A span of there is excess supply in the market. Price clashes even at a good harvest brings poverty. Low income to the situation would compel the farmers to cut his cultivation. This would lead to a national wide shortage of farmers. To regulate income of the farmers, the government tries to fix floor price for the crops. For the minimum price for a fix for the wheat is the traders must pay for the farmers in the wholesale market, but the traders may not buy wheat at the floor price. What happens in situation of new traders? Government offers support price to the farmer. It is a situation in which the government tries to entire project for the farmers, in which they fail to sit in the open market. In fact, for price in the price support to the market, it is implication of price floor and support price of the it is traded through the following diagram. तो हमने प्राइस फ्लोर का प्राइस सीलिंग का हमने मतलब समझ लिया। प्राइस सीलिंग का मतलब एक मैक्सिमम प्राइस चार्ज कर दिया गवर्नमेंट ने, उसके बाद वो जो प्रोड्यूसर है उस पर क्वांटिटी में नहीं बेच सकता। बट प्राइस फ्लोर उससे बिल्कुल अपोजिट है। प्राइस फ्लोर का मतलब है एक लोएस्ट प्राइस चार्ज कर दिया कि इससे कम आप अपनी वीट है, अपनी फसल है, इससे कम तो बेच नहीं सकते मार्केट में, राइट। जैसे फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स क्या होते हैं जो वीट राइस वगैरह बेचते हैं, तो वीट राइस से क्या होता है कि उनको जितना
पैसा मिलना चाहिए ना उतना उनको मिलता नहीं है। तो बहुत ज़्यादा प्राइस के क्लैशेस होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। तो इसकी वजह से क्या किया कि गवर्नमेंट ने कही तो इससे कम तो आप अपनी जो सामान है वो दोगे नहीं, तो इससे कम नहीं दोगे तो एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया जो गवर्नमेंट ने, उससे कम आपका नहीं हो सकता वो, राइट, उससे कम आप नहीं दे सकते। तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक प्राइस फिक्स हो गया, उससे कम नहीं आप दे सकते। अपना जो मार्केट में इससे कम नहीं बेच सकते अपना सामान। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने सपोर्ट ऑफर किया प्राइस को, उसका था कि फार्मर्स को सपोर्ट मिले, जितना वो प्राइस डिजर्व करते हैं उतना नहीं मिल पाता, तो एक मैक्सिमम वो फिक्स कर दिया मिनिमम कि इससे कम तो आप बेचोगे नहीं, राइट। तो उसको हमने एक्सप्लेन किया। तो जो ये प्राइस होता है ये जनरली हायर होता है मार्केट प्राइस से। अगर मार्केट प्राइस 8 रुपीज़ है तो प्राइस फ्लोर होगा 10 रुपीज़ का। ये इस पॉइंट पे था, तो इससे ऊपर होगा। तो ये हमारी है डिमांड होती, ये हमारी सप्लाई है, दैट इज़ अ डिमांड। तो इसमें होती है हमारी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन एस्टैब्लिश हो जाती है। इस पे हमारी क्यू थी बट इस पे होगी हमारी Q1, तो ये सिचुएशन में होगी हमारी एक्सेस डिमांड की। जो प्राइस सीलिंग था उस पर थी हमारी एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन, बट इस पे होगी हमारी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। एक्सप्लेनेशन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ क्वांटिटी ऑफ वीट, it is the floor price, it leads to contraction of demand and contraction of supply, there is excess supply। तो उनको स्टोर करना शुरू कर देते हैं बफर स्टॉक में एट द लो कॉस्ट ऑफ वीट, इज अ मेजर डिमेरिट ऑफ द फ्लूज। तो इससे क्या हुआ कि जो ये देखो इनकी ये वाली होगी डिमांड और ये होगी सप्लाई। तो ये जो सप्लाई है ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिमांड। तो जो सिचुएशन एस्टैब्लिश होगी वो होगी हमारी एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन। तो एक्सेस सप्लाई के होने के कारण हमारा क्या हुआ कि जो लोग थे उनको बफर में करने लगे स्टोर। तो बफर में क्या होगा कि जब उसके प्राइजेस बढ़ेंगे तो तब उसको सोल्ड कर लेंगे। तो इसका सबसे बड़ा डिमेरिट यही था प्राइस फ्लोर का। तो जो लोगों को एक बफर में उसको खता करने लग गए, जमा करने लग गए उस वीट को, जब उनके प्राइजेस मार्केट में बढ़ेंगे तब उसको बेच देंगे। तो ये सबसे बड़ा इसका डीमेरिट था पीडीएस सिस्टम का, राइट। इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, इट इज़ अ मेजर डीमेरिट ऑफ द प्राइस। तो इसका यही डीमेरिट था, राइट। तो आपका चैप्टर पूरा का पूरा ख़त्म होता है। मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एक एक पॉइंट, एक डायग्राम मैंने आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया थे, राइट। बहुत सिंपल चैप्टर है ये, इसमें काफ़ी सारे डायग्राम्स है। आपको जब तक आप बनाओगे नहीं तो आपको प्लीज़ क्लियर नहीं होंगे डायग्राम्स। आपको लिखने पड़ेंगे कॉपी में पेंसिल और उससे ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी आपका ये ख़त्म होगा डायग्राम, राइट। चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल चैप्टर है। सिर्फ और सिर्फ पेन कॉपी में एक डायग्राम को आपको कम से कम 5-6 बार बनाना है, तभी आपका वो आपके दिमाग में घुसेगा, वरना कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। डायग्राम को देख के आप सब कुछ कर सकते हो इस्टेब्लिश, राइट। और प्लीज़ आपका चैप्टर बिल्कुल ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आपने मुझे इतना टाइम दिया, आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। तो आपका यही सरप्राइज़ था कि जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने से पहले हम जो इसके 2 पार्ट्स हैं इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा इसकी वीडियोस, तभी आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आएंगे, राइट। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर रह गया माइक्रो इकोनॉमिक्स का। आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी खत्म हो जाएगी टर्म 2 की। आपने स्टैटिस्टिक्स मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है, तो आपका सिलेबस तो फटाफट अच्छे से हो रहा है ना। अगर नहीं हो रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे कुछ ना कुछ डाउट्स आ रहे हैं आपके। मैं पर्सनली हेल्प करूँगी, सारे नोट प्रोवाइड करूँगी, चैप्टर्स के लिए एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँगी, आपको इंपॉर्टेंट नोट वो दूंगी, आपको क्वेश्चंस दूंगी, क्वेश्चन आंसर्स। आप बस लिखिए, अपने डाउट्स लिखिए और प्लीज़ एडुग्राउंड को बताइए कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, राइट। और एडुग्राउंड के जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियोस भी हम देख कीजिएगा और हमें पूरा का पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो बेनिफिशियल लगती है तो प्लीज़ एडुग्राउंड को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ओके। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू मी। एग्जाम्स के लिए बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल चिल्ड आउट रहना है। बहुत अच्छा पेपर होगा आपका, एडुग्राउंड के साथ आप जुड़े ही हुए हो, राइट। और हमारी ट्राई सीरीज़ को प्लीज़ अच्छे से फॉलो कीजिएगा। और एग्जाम्स के लिए बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको सारी सारी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करवाऊंगी, कैसे आपको अटैम्प्ट करना है पेपर अपना, तो बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा वो वाला एग्जाम्स। इकोनॉमिक्स में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ओके। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ ग्रेट डे अहेड। अच्छे से अपनी तैयारी करो, स्ट्रेस ना लो, वॉक करने जाओ, गॉड की प्रेयर करो, उनको थैंक करो इतनी अच्छी लाइफ दी, मेरे एग्ज़ाम्स में अच्छे से मुझे मार्क्स ले आए मेरे, तो गॉड से प्रेयर करो, राइट। योगा करनी है आपको, सिर्फ और सिर्फ पढ़ते नहीं रहना सारा दिन। यूट्यूब पे कुछ सॉन्ग्स वगैरह सुन लेना, ओके। तो आपको अपना माइंड फ्रेश रखना है और पढ़ने के टाइम सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, राइट। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका वो देखना है आपको, जो हम इसका नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन आंसर्स वाला है वो डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले हम जो 2 पार्ट्स हमने जो बनाए हैं उसको प्लीज़ देख के आना, तभी आप वो कर पाओगे।
और एक डायग्राम को कम से कम 5 बार बनाना. थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू मी. हैव अ ग्रेट डे अहेड. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स and keep watching EduGrown. Have a great year and a great day ahead. Thank you so much. Bye.